Okay, let's start the class. So we are doing ratio analysis. Question number 5. Specimen paper का question है ये. Ali operate a small trading business. For the year ended 31st December, he provides the following information. Gross profit margin given है, profit margin given है. Profit margin का मतलब क्या होता है? Net profit margin यानी कि ठीक है, खाली profit margin लिखा हुआ means net profit margin. ठीक है, फिर करंट रेशो, फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, सारे रेशियोज गिवन है और आपको क्या बनाना है, यू हैव टू मेक द इनकम स्टेटमेंट. ठीक है ना. सबसे पहला इसमें आसान तरीका पता है क्या, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिख दो. फॉर्मेट लिख दो और रिवर्स वर्किंग स्टार्ट करो. जो जो चीजें पता है वो लिखते जाओ और जो नहीं पता वो रेशियो से निकाल निकाल के पुट करते जाओ. सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मेट. लेट्स स्टार्ट. इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, स्टार्ट किससे होगी, सेल्स से स्टार्ट होगी. ऊपर लिखेंगे हम सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स के बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, देन वी हैव परचेजेस. अच्छा, इन्होंने टोटल भी दिया हुआ है. हाँ तो फिर हम छोड़ देंगे, फिर ये वर्किंग करने की जरूरत हमें शायद नहीं है. लिखा हुआ है एज मच डिटेल एज पॉसिबल. देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, हम किसी तरीके से ओपनिंग इन्वेंट्री भी हो सकता है कैलकुलेट कर लें, लिख लेते हैं राइट नाउ. ठीक है ना, क्योंकि एज मच डिटेल एज पॉसिबल बोला हुआ है, तो जो चीज निकल पा रही होगी वो निकालेंगे, नहीं निकल पा रही होगी छोड़ देंगे. ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फॉर द ईयर. स्पेसेस छोड़ते जाओ. पूरा फॉर्मेट लिख लिया मैंने. देखो पूरा फॉर्मेट मैं लिख चुका हूं और मैंने वैल्यू एक भी नहीं डाली है. वैल्यू एक भी नहीं डाली है. ठीक है, फॉर्मेट लिख के आगे 2 कॉलम बना लिए बस. अब इसके बाद आगे क्या करना है हमें, ये हो गया हमारा यहाँ तक. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि आपको अब क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, वो डाल दो. कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 248400. ठीक, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई. फिर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है 38000. और आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लिखते जाते हैं. अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है 248400 और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है. प्रॉब्लम सारी ये है कि मार्जिन जो अप्लाई होता है वो किस पर अप्लाई होता है, कॉस्ट मार्जिन अप्लाई होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर. मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेल्स और मार्कअप इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. देखो ये मैं लिखवा देता हूं. अगर मेरे पास ये हो सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्कअप, उससे ही मेरे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स लेकिन मार्कअप मौजूद नहीं है. तो अब हमें क्या करना होगा, मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप लोग सब मेरे साथ हैं. देखो मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन कैसे होती है, मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100. मार्जिन टू मार्कअप कन्वर्जन इज मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100. मार्जिन आपका कितना है, मार्जिन है 54%. 54 अपॉन 100 माइनस 54. अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 जो हम करते हैं ना वो तो उसके लिए करते हैं, परसेंटेज के लिए ना. अगर मुझे चाहिए ना एक्यूरेट आंसर, कभी मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा डेसिमल में आ जाएगा. बताओ क्या आ रहा है वैसे, ये परसेंटेज का आ जाएगा, डेसिमल में कुछ आएगी वैल्यू, कितना परसेंट आएगा बताएं मुझे. करें जरा 54, जल्दी कर लें, ये काम मुझे करना पड़ेगा क्या. 100 माइनस 54 क्या होता है, 46 इंटू 100, तो 117.39%. अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर लगेगा मार्कअप. कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारी 248400 मल्टीप्लाई बाई यही 117.39. अब मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को कि 117.39% आप करोगे ना, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू है तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का एरर आ जाएगा. तो इट्स बेटर कि कैलकुलेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है ना इसी को यूज कर लो.
मतलब राउंड ऑफ भी नहीं यूज करूँ। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, कैलकुलेटर वाली वाली को आंसर को ही मल्टीप्लाई बाय 248400 अपॉन 100। तो ये बन जाएगा आपका 291600। समझाने से मुराद ये है कि आप कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे, ये लिखोगे 248400 मल्टीप्लाई बाय आंसर, परसेंटेज परसेंटेज लगा दो या अपॉन 100 लिख दो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 291600। ये आंसर क्यों लिखवाया है मैंने, क्योंकि ये 117.39 जो है ये राउंडेड ऑफ वैल्यू है। मुझे राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे मुझे एक्यूरेट पूरी, हाँ पूरी वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए मैं कैलकुलेटर से आंसर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना आप लोग सब, तो आंसर यूज कर लेना, ताकि आंसर ये बिल्कुल एक्यूरेट आए, डेसिमल में ना आए। अच्छा, अब आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये 291600, दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 291600 सब मेरे साथ हैं। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या है, अब हम बैकवर्ड वर्किंग कर सकते हैं, देखें जरा। देखो 291600 तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल भी मौजूद है। बैकवर्ड वर्किंग करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास, सेल्स आ जाएंगी। क्या होगा देखो, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 291600 प्लस 248400, ऐड कर लो दोनों को। 248400 प्लस 291600, तो ये आ जाएगा आपके पास 540300। ठीक है, 540300। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री। अब हमारे पास परचेज आ जाए ना, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकाल लेंगे। चलो परचेज निकालने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से। कोई ऐसा रेशो मिल रहा है, नजर आ रहा है कोई चीज जिससे परचेज निकल पाए? इज इट पॉसिबल, कोई चीज ऐसी दिख रही है जिससे परचेज निकल जाए हमारी? नहीं। परचेज निकालने के लिए अगर हमारे पास ट्रेड पेबल्स टर्नओवर होता तो हम शायद निकाल लेते। तो ये नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉलम फिल करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब छोड़ दो, ये वाला कॉलम, ये वाला को लिखा हुआ है ना, इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल, तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसका मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल लिखना है। फिर अगर लिख भी दिया है तो बस डैश डैश नहीं लिखो, मतलब ये की वैल्यू डालना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट बस पूरा ही हमने कर लिया। अब एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? एक्सपेंसेस निकालने के लिए हम ये कर लेते हैं, हम ग्रॉस पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लेते हैं। नीचे देखो हमें परसेंटेज दी हुई है ना, 18% दिया हुआ है। मतलब 540,000 हमारी सेल्स हैं, इसका लगाएंगे 18%। तो जैसे कि सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। कितना हो जाएगा, 97200, 97200, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे। 194400, ये आ गया आपका प्रॉफिट फॉर द, हाथ से चीजें नहीं। अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अपने हाथ से लिख के काम नहीं करोगे ना, वर्किंग नहीं करोगे, एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे। अक्सर तुम लोग ऐसा होता है कि सर क्लास में बैठे होते, सब कुछ समझ में आ रहा होता है, बड़ा अच्छा समझ में आ रहा होता है, और सब कुछ आ भी रहा है, लेकिन पेपर आता है हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? उसकी वजह सारी पता है, ये है सबसे बड़ी वजह, ये है कि आप क्वेश्चन को खुद फेस नहीं करते हो। क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया, मैं बोलता हूँ ना, मैं आपका आईपैड सेट कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, आप जरा क्वेश्चन पढ़ लो। आप में से बहुत से लोग छोड़ देते हैं, वो समझते हैं जी सर कह रहे हैं, बस जब सर करवाएंगे जब भी हम देखेंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आपने सवाल ही नहीं पढ़ा। अब मैं सवाल पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में आपको समझा रहा हूँ कि सवाल में ये बोला गया है, पेपर में थोड़ी आऊंगा मैं साथ में एक्सप्लेन करने के लिए आपको। तो वो टाइम होता है जब मैं कहूँ क्वेश्चन रीड करो, खुद क्वेश्चन रीड करो, और उसमें से चीजें निकालने की कोशिश करो कि भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, कैसे करना है, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। फिर जब मैं बताऊंगा आपको 5 मिनट के बाद, तो आपने अपना कंपैरिजन करना, अच्छा मैंने सोचा सर ने वही बताया कि नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से लर्निंग होगी आपकी कि खुद कैसे क्वेश्चन को फेस करना है। तो ये चीज सीखेंगे इंशाल्लाह तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये करना है सबने, इफ यू वांट अ गुड ग्रेड,
तो ये करना भी आदत बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन को खुद फेस करो और सेल्फ प्रैक्टिस घर पर। देखो हर क्वेश्चन क्लास के बाद 2-2 3 दिन क्वेश्चन देता हूँ मैं, कोई ज्यादा नहीं दे रहा होता, लेकिन वो करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो जाहिर है फिर पेपर वाले में एक साथ यू विल बी ब्लैंक, आप भूल जाओगे सारी चीजें। एक एक चैप्टर तो याद रहेगा, सब कुछ एक साथ नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट डन हो गई। नाउ वी विल स्टार्ट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो 6 मार्क्स की है, थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है हमें। 6 मार्क्स का मतलब क्या है, अगेन ये भी शॉर्ट होगी, इसमें भी ज्यादा डिटेल नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट कर लेते हैं हम। हेडिंग डाल लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2014। अब स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स हमारे कौन कौन से हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमें कौन कौन से हैं ये करना ही नहीं पड़ेगा इसमें, बस नॉन करंट एसेट्स एक ही हेडिंग होगी। इसी तरीके से करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट में भी ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल वगैरह हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम बस टोटल पूरे पे ही चलेंगे। टोटल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास कैपिटल। कैपिटल में भी ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स नहीं कर पाएंगे, बस कैपिटल। और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, हेडिंग्स ही लिखनी है फिर। उसके बाद आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट हमें कुछ गिवन है, बताएं जरा। जो चीज नहीं गिवन होगी इसको छोड़ देंगे। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर बताया हुआ है यहाँ पर। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर बताया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बताया हुआ है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसका मतलब है। ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर बताया हुआ है हमें। ओके, इसके अंदर थोड़ी डिटेल आ सकती है फिर। चलो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। देखिए, करंट एसेट्स में ना आपको थोड़ा सा इन्होंने डिटेल बताई हुई है। क्लोजिंग इन्वेंटरी भी पता है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ जाएंगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बताया हमें क्वेश्चन में। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, तो बता सकता हूँ मैं। कैश और बैंक भी आ सकता है, उसके अलावा अगर फॉरेन करेंसी हो, इसके अलावा कोई आपके पास गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो ये भी एक तरह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ऐसी चीज जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ऐसे ही गिवन है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख देंगे 38,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बताया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर कितने का है आपका, 40 डेज। फॉर्मूला देखें अगर हम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे ट्रेड रिसीवेबल निकालना है ना, तो क्रॉस ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो जाएगा, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर खुद है कितना, 40। अच्छा, 40 इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स। अच्छा, जब सेल्स कुछ भी ना बताया हुआ तो पूरी सेल्स को हम क्रेडिट सेल्स ही कंसिडर करेंगे। 540,000 की सेल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 365, ये डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई।
क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 591। राउंडिंग ऑफ का कोई एरर तो नहीं है ना, सही से दोबारा कर लिया ना। 59178। सही, मैंने कॉमा सही लगाया गलत लगाया बताओ। हाँ भाई, कॉमा गलत लगाया, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, कॉमा कब आता है। कॉमा राइट साइड से 3 डिजिट्स की बात, तो 59,178। 59178। और आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, वो कितना है, 30308। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे हमारे। और एक मिलाए तीनों को ऐड करें, क्या बनेगा। करंट एसेट्स का टोटल कितना हो गया हमारा। 127,486 टोटल करंट एसेट्स हो गए हमारे। ठीक है। अच्छा भाई, 127,486 आपका हो गया, ये करंट एसेट्स हो गए। अच्छा, अब आपके पास करंट वो है, करंट रेशो है। करंट रेशो क्या होता है, व्हाट इज करंट रेशो। करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसा ही है। सब मेरे साथ हैं बेटा, जवाब तो दो यार, यहाँ तो बोलो कम से कम, थोड़ा जागते रहोगे। करंट रेशो का फॉर्मूला यही होता है, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो हमारा कितना है, 1.6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके। करंट एसेट्स कितने के हैं हमारे पास, 127,486 के करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज वी डोंट नो, कैसे निकालेंगे। हाँ जी बताओ फरहान। सामने लिखा हुआ है, सामने, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। क्या करें, करंट रेशो पता है 1.6 है। देखो मेरे सामने, देखो बोर्ड पर देखो सिर्फ। करंट रेशो बताया हुआ 1.6 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। करंट एसेट्स आपको पता निकाल लिया आपने। अब करंट लायबिलिटीज निकालनी है, क्या करें। इसको वहां भेज देते हैं, और 1.6 को नीचे ले आते हैं, हो गया। क्यों परेशान हो रहे हो, जानबूझ के मुश्किल सवाल थोड़ी पूछ रहा हूँ, उनका आसान सवाल पूछ रहा हूँ, ताकि तुम बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तुम्हारे अंदर भी। 127,486 डिवाइडेड बाय 1.6 कर लो, आंसर आ जाएगा। नहीं, राउंड ऑफ कर दो, 0.75 छोड़ दो। 796,679 हो जाएगा। ये हो गया अभी करंट लाइबिलिटीज, 796,779। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा देखो, टोटल एसेट्स नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे पास नॉन करंट एसेट है नहीं, तो मैं कैसे टोटल एसेट लिखूंगा। अभी रुक जाते हैं, जगह खाली छोड़ दो, जो चीज नहीं मिल रही उसकी जगह खाली छोड़ दो। यहाँ तक सब मेरे साथ हो गए। मैं एक सेकंड रुक जाता हूँ, पहले आप लोग मेरे साथ हो जाए, फिर आगे चलूंगा। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है, कहते हैं कैपिटल चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटीज पता है हमें। ये लॉन्ग टर्म लोन 1 मिलियन का है। मिलियन में कितने जीरो होते हैं बताओ। एक, छह ना। पता है ना, ये नहीं पता है तुम लोगों को यार, इतना तो पता होना चाहिए, ए लेवल की अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हो यार। हाँ फरहान, मिलियन में कितने जीरो होते हैं, बिलियन में 8, माशाल्लाह। 9 होते हैं भाई। देखो आज कोई बात नहीं, अच्छा है, देखो बोले तो सही, गलत हो कोई मसला नहीं, देखो सीखो जरा। एक बात, इंग्लिश में जितने भी हमारे जो ये इंग्लिश में जो नंबरिंग है ना, इसमें नया नाम जो आता है ना, वो 3 जीरो के बाद आता है। देखो 1000 है, 1000 के बाद क्या होता है, एक जीरो और बढ़ाओ, 10,000। 10,000 के बाद एक जीरो और बढ़ाओ, 100,000। 100,000 का कोई नाम नहीं है, 1 लाख नहीं है, लिख देते हैं पाकिस्तान में चेक बुक पर 1 लाख, गलत है। लाख जो है उर्दू का वर्ड है, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लैक है नहीं वैसे, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज्यादा गलत, कोई चीज इतनी गलत ज्यादा होती है कि उसको फिर सही मानने लग जाते हैं ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, होती गलत है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं। तुम चेक बुक पे लिखो 5 लाख ओनली, एक्सेप्ट हो जाएगा चेक, हालांकि गलत है वो, क्योंकि हर कोई लिख रहा है, तो अब सही है, उन्होंने मान लिया, बैंक वालों ने तंग आके, भाई ये सुधर ही नहीं रहे पाकिस्तानी, ठीक है ना, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि अक्सर बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, वो कुछ कोरियर करना होता है कुछ अगर आपको, तो अरे यार वो डीएचएल जा रहा हूँ टीसीएस करने, तो अब वो टीसीएस करने जा रहा हूँ, तो वो डीएच टीसीएस एक कंपनी है, कोरियर सर्विस है, तो डीएचएल जाके भी टीसीएस कैसे करेगा, बोले पाकिस्तान पोस्ट से टीसीएस कर रहा हूँ। तो इधर कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है ना, लोगों की आदत बन गई है। इसी तरीके से डायपर लेने जाते हैं तो बच्चों के, तो क्या बोलते हो, पैम्पर लेने जा रहा हूँ, पैम्पर एक कंपनी का नाम है भाई, डायपर सही चीज है, ठीक है ना, वो डिफरेंट ब्रांड्स की भी आ सकता है। तो एनीवेज, तो समझाने से मुराद ये है कि भाई ये थोड़ा सा आप लोगों को जनरल नॉलेज होनी चाहिए
कि भाई इंग्लिश में जो है ना हर 3 जीरोस के बाद नाम चेंज होता है। सबसे पहले 1000 है, 1000 के 3 जीरो बाद क्या होगा? मिलियन। मिलियन के बाद 3 जीरो के बाद बिलियन। बिलियन के 3 जीरो के बाद ट्रिलियन। ट्रिलियन के 3 जीरो के बाद जिलियन। इस तरह करते करते और क्वांटिलियन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में जो है ना ट्रिलियन तक याद रखो, उससे आई कैलकुलेशन शायद आपको किसी काम में आए। ट्रिलियन की शायद ही कभी काम आए, लेकिन बिलियन तक नॉर्मल। अच्छा, उर्दू में जो है ना क्या है, हर दो दो जीरो के बाद नाम चेंज होता है। 1000 के बाद क्या होगा? 10,000। 10,000 के बाद लाख। लाख के बाद 10 लाख। 10 लाख के बाद करोड़। करोड़ के बाद 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद अरब। मतलब उर्दू में जो है क्या होगा, दो दो जीरो के बाद नाम चेंज होता है। ठीक है, अरब के बाद 10 अरब, फिर खरब। तो इस तरह से दो दो जीरो के बाद चेंज होते हैं नाम। एनीवे, आ जाते हैं हम सवाल पर। तो हमारे पास जो है कहते हैं अब क्या रह गया हमारा? नॉन करंट लायबिलिटी 1 मिलियन हो गई। ओके, कैपिटल दिया हुआ है कहीं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, यहाँ से हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ से हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यहाँ से हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कितना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज, जरा देख के बताएं क्वेश्चन में से। 5.4% है। अच्छा, नेट प्रॉफिट हमें पता है कितने का था? नेट प्रॉफिट हमारा 97,200। 97,200 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता हमें, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, और इसको नीचे ले आएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा? 97,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5.4। 1800,000। ये आपका जो है कैपिटल एम्प्लॉयड है। याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ कैपिटल नहीं होता। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। मेरी बात समझ रहे हो? कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज को मिला दो कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ये 18 लाख है ना, तो 18 लाख में से कैपिटल सिर्फ 8 लाख का होगा, क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी को मिलाकर 18 बनना चाहिए। बात समझ आ रही है? जवाब तो दो यार, थोड़ा सा सर हिला दो, मुंह से बोल दो, थोड़ा एक्सप्रेशन तो दो बिल्कुल। ओके है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। जाग जाओ भाई, बोलना होता है यार, इतना खामोशी क्या है यार? बिल्कुल ऐसे तो खामोश होके बैठे हो, ससुराल में आए हो पहले दिन तुम लोग। हाँ, वो बोल रहे हैं लीजिएगा बेटा कुछ खाएं, आप बोल रहे हो नहीं नहीं, नहीं नहीं भी नहीं बोल रहे हो, शर्मा रहे हो। सामने जवाब दो भाई जब कह रहा हूं तो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, अब हम देख लेते हैं ये तीनों चीजों का क्या रहेगी हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स रहेगा ना। एक काम करो, इन तीनों को प्लस करो। ये कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट, तीनों का ऐड करो जल्दी, शाबाश, अजान स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले पहले हम कंप्लीट कर लें। 1879,679। ठीक है, 1 के बाद कॉमा आएगा, डबल अंडरलाइन। यही वैल्यू ऊपर टोटल एसेट पे भी लिख दो। सेम वैल्यू यहाँ भी लिख दो, 1879,679। ये वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी, ठीक है ना? और अब इसमें से ये 127,486 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। बैकवर्ड जा रहा हूं मैं, ठीक है ना? 175,219,3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कंप्लीट। इतना ही रखेंगे आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।